नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रॉपर्टी जंक्शन आप देख रहे हैं और मैं हूं अंजलि सिंह। निवेश की दुनिया बदल रही है। अब सिर्फ फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस ही नहीं बल्कि वेयर हाउस भी निवेश का बड़ा विकल्प बन रहा है। किसानों की फसल की सुरक्षा, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा और छोटे शहरों में रोजगार, इन सब के बीच वेयर हाउसिंग सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। तो क्या ये प्रॉपर्टी निवेश का सबसे सुरक्षित और स्थिर विकल्प हो सकता है? आज प्रॉपर्टी जंक्शन में इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम अपने शो में जानेंगे कि वेयर हाउस प्रॉपर्टी में निवेश का नया विकल्प आखिरकार क्या है, कौन कौन से रास्ते इससे खुल सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। वेयर हाउस बनाने की प्रक्रिया और लागत क्या है, आखिरकार इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, वेयर हाउस पर सब्सिडी आखिरकार कैसे मिलती है। अपने इस शो में हम ये भी जानेंगे कि क्या किराए और इनकम का मॉडल वेयर हाउस हो सकता है, छोटे शहरों में रोजगार की संभावनाएं आखिरकार क्या हैं, इसकी और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। छोटे शहरों की अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी हम जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि निवेशकों के लिए भविष्य में इसके कैसे अवसर हैं, किस तरीके से इसे देखते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं करनाल के एक किसान की कहानी, जिसने छोटा वेयर हाउस बनाकर न सिर्फ अपनी आय बल्कि गांव में रोजगार भी बढ़ाया। हरियाणा के करनाल के किसान सुरेश चौहान ने साल 2020 में 500 टन क्षमता का छोटा वेयर हाउस बनाया। इसके लिए उन्हें सरकार से सब्सिडी और नाबार्ड से सस्ता लोन मिला। पहले वे अपनी फसल तुरंत बेचने को मजबूर होते थे, लेकिन अब वे सही समय तक स्टोर करके अच्छे दाम पर बेचते हैं। साथ ही वे आसपास के किसानों को भी स्टोरेज सुविधा देते हैं। इस वेयर हाउस से उन्हें हर महीने करीब 60,000 रुपए किराए की आय होती है। सुरेश के इस कदम से गांव के 6 युवाओं को स्थायी रोजगार भी मिला है। तो शो में चर्चा के लिए हमारे साथ गो ग्रीन वेयर हाउसेस के को फाउंडर संतोष कुमार साहू जी जुड़ चुके हैं, जो लंबे समय से वेयर हाउसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और निवेश के बेहतरीन अवसरों को गहराई से समझते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंजलि जी। आज के गणपति के दिन में एक नया जरिया हम बात करेंगे, वेयर हाउसिंग कैसे इंडिया में रिवॉल्यूशन ला रहा है। बिल्कुल। और आपके कमर्शियल प्रॉपर्टी और फ्लैट से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, तो शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि परंपरागत प्रॉपर्टी विकल्प जैसे कि फ्लैट्स हो गए या फिर कमर्शियल स्पेस हो गया, इन सब के मुकाबले वेयर हाउसिंग को किस तरह से एक नया और सुरक्षित और भविष्य की जरूरतों से जुड़ा हुआ ये निवेश माना जा रहा है? देखिए, पहले तो आप देखेंगे कोई फ्लैट लेते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको रिटर्न जो है 2 से 3%, मैक्सिमम 6% तक आता है। आप देखेंगे मोटा मोटा। बट आप एक वेयर हाउस अगर आप करते हैं, चाहे वो आप शहर में करें, चाहे वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सिटी में करें या गांव में करें, लगभग आप देखेंगे उसमें 8 से 12% तक उसमें रिटर्न है। तो कहीं ना कहीं आप जो रेगुलर कमर्शियल प्रॉपर्टी है उससे ये रिटर्न ज्यादा है। दूसरा क्या, आज के डेट में आप देखेंगे कि भारतवर्ष में 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन बढ़ गई है और आपने देखा ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का सर्विसेज बढ़ रहा है। अब ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के लिए पीछे क्या चाहिए? एक वेयर हाउस चाहिए जहां पे सामान रहता है और आपको 10 मिनट के अंदर आपके घर में जाके वहां से डिलीवरी हो जाती है। तो एक वेयर हाउसिंग एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे निभा रहा है। सिमिलरली आप देखेंगे जो भी एसेंशियल सर्विस है, आज फार्मेसी भी बोलता है कि मुझे 15 मिनट में आपको मेडिसिन घर पहुंचाना है। तो इनके लिए भी आप फार्मेसी बोलिए, चाहे फूड प्रोसेसिंग बोलिए, चाहे कोई भी आप बेसिक सर्विसेज है, इसमें वेयर हाउसिंग एक की रोल निभा रहा है। और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसा मतलब मिनिमम जो है 5 से 7 साल 8 साल तक लीज होती है और आपको एक कांस्टेंट इनकम आती रहती है। तो आपको टेंशन नहीं है एक बार वेयर हाउस बनाने की, हर साल आपको एक नया टेनेंट खोजने का वो जरूरत नहीं है। आज कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो होता है, कभी भी कोई बिजनेस डूब गया या कुछ हो गया तो छोड़ के चले जाते हैं, इसमें ये डर नहीं है। तो ये हाई रिटर्न है, जैसे आपको मैंने बताया 8 से 12% का रिटर्न है। और इसमें क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी कंडूसिव है। आज के डेट पे गवर्नमेंट ने वेयर हाउसिंग को एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दिया है, इंडस्ट्री का दिया है, जिसके चलते आज मल्टी मॉडल पार्क और आप देखेंगे लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अभी 2022 में आया
तो इसमें डिजिटल वेयरहाउसिंग, स्मार्ट वेयरहाउसिंग की जिक्र हो रहा है। जो रेल पहले रोड की कनेक्टिविटी वेयरहाउस तक थी, आज रेल की और एयर की कनेक्टिविटी कैसे हो पाएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनेगा, इसी पे हो रहा है। आज कैपिटल सब्सिडी अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का बड़ा वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स पार्क बनाते हैं तो ये मुझे लगता है कि ये फ्यूचर रेडी है। आगे कोल्ड स्टोरेज, जैसे फूड प्रोसेसिंग का आप देखेंगे, कोल्ड स्टोरेज का है, स्मार्ट वेयरहाउसिंग का है, तो आगे 10 से 15 साल तक मुझे दिखता है कि वेयरहाउसिंग एक फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बन सकता है। बिल्कुल, फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट ये है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप बता रहे हैं सर, वो भी इसमें है। लेकिन अगर मान लीजिए छोटे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, छोटे स्तर से इसकी शुरुआत करना चाहें, वेयरहाउस बनाने का सर प्रोसेस क्या है, किस तरह की ज़मीन इसमें चाहिए होती है, एक बेसिक छोटे वेयरहाउस की औसत कितनी आती है, क्या लागत होती है सर? सर आप देखेंगे इसमें तो मैडम 3 टाइप के वेयरहाउस होते हैं। जो एकदम छोटा इन्वेस्टमेंट में होता है, 20-25 लाख का जो बोलते हैं हम लोग, 5,000 स्क्वायर फीट से 6,000 स्क्वायर फीट का होता है, जो कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर थोड़ा सा बड़ा उसमें जाना है तो 10,000 स्क्वायर फीट तक जा सकता है, और उससे बड़ा जो है 20,000 स्क्वायर फीट तक। जनरली शुरुआत जो है एक कमर्शियली वायबल जो बोलते हैं 20,000 स्क्वायर फीट को हम आइडियल वेयरहाउसिंग के हिसाब से पकड़ते हैं। बट इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे इसमें 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन होती है। जनरल कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे आप कोई एग्रीकल्चरल वेयरहाउस बनाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम है, आपको 650 से 700 रुपए के आजू बाजू स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। तो 5,000 स्क्वायर फीट आप बनाएंगे तो उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर आप थोड़ा सा उसमें से स्मार्ट में जाते हैं, थोड़ा कुछ इक्विपमेंट्स लाते हैं, थोड़ा सा उसमें टेम्परेचर कंट्रोल लाते हैं, बाहर के टेम्परेचर से 3-4 डिग्री नीचे रहे तो रिफ्लेक्टर लगाएं, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लाते हैं, जैसे वेंटिलेटर अच्छे लगाते हैं, तो उसमें और थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1,000 रुपए तक चला जाता है आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर आप हाई टेक बनाते हैं, जैसे रेकिंग सिस्टम के साथ बनाते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, तो इसमें 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का खर्चा हो जाती है। तो अपना इन्वेस्टमेंट का जो भी पैमान है उसी हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा। आपके आज जमीन खरीद के वेयरहाउस बनाना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो जिनके पास जमीन है वो ज्यादा से ज्यादा वेयरहाउसिंग में आ रहे हैं। तो इसमें एक प्रावधान ये भी है कि आप लॉन्ग लीज पे जा सकते हैं, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो लॉन्ग लीज पे जा सकते हैं। और ये 3 जो टाइप के आपके मैंने वेयरहाउस बताया, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें रिटर्न जो मैंने बताया वही 8 से 12% तक, डिपेंडिंग अपॉन आप अगर सर्विसेज ऐड करते जाएंगे तो 12% से ज्यादा भी रिटर्न है। बिल्कुल, रिटर्न यानी कि 12% से ज़्यादा ही इसमें मिलता है। इसके अलावा सर आपने ई कॉमर्स कंपनीज़ का भी जिक्र किया कि वो ज़्यादातर वेयर हाउस को ढूंढती हैं, और लेकिन अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वेयर हाउस में जो रखे जाते हैं? अगर आप देखेंगे इसमें 2 टाइप के वेयरहाउसिंग प्रोडक्ट होता है। एक तो नॉन पेरिसेबल गुड्स है, जैसे आपके एग्रीकल्चर गुड्स हो गया, तो जितने भी आप कमोडिटीज, आज जो आटा बनती है, ऑयल बनती है, या आप कोई भी कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो रॉ मटेरियल स्टोरेज वेयरहाउस के अंदर होती है। जनरली ये क्या होती है कि प्रोडक्शन सेंटर में होती है, किसान के पास होती है, और मंडी के पास, जो एपीएमसी हमारा एपीएमसी है, एपीएमसी के पास होती है। तो ये इसमें रॉ मटेरियल का स्टोरेज होती है, ये ह्यूज क्वांटिटी में होती है। तो इसमें आप लाखों टन का व्हीट, आज फॉर एग्जांपल में अगर कोई एक सबसे बड़ा आटा बनाने कंपनी की बात करो जो आप जानते हैं, तो आज पूरे देश में वो 12 लाख 13 लाख टन का गेहूं सीजन में स्टोर करते हैं। तो उनको बहुत वेयरहाउसिंग की जरूरत है। सिमिलरली आप अगर कोई ऑयल कंपनी को पकड़ लीजिए, कोई भी बड़े कॉर्पोरेट्स है, तो उनको आज मस्टर्ड स्टोर करना है, या ग्राउंडनट स्टोर करना है, या कैस्टर स्टोर करना है, तो इनको बहुत पैमाने पे, बड़े पैमाने पे इनको वेयरहाउसिंग की जरूरत है। क्योंकि जब हार्वेस्टिंग होती है और जब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिमांड जब आती है, उसमें अंतर रहती है। आप अगर आज शुगर की बात करेंगे, शुगर में ह्यूज क्वांटिटी, आज कैन फार्मर को इमीडिएटली आपको पैसा देना पड़ता है। आज शुगर केन अगर खरीदते हैं फार्मर को, तो इमीडिएटली आपको पैसा देना पड़ता है। तो वो वेयरहाउस में लाएंगे तभी जाके उसमें प्लेस फाइनेंसिंग की फैसिलिटी हो सकती है। तो उसके लिए वेयरहाउसिंग बहुत जरूरी है। तो ये एक जरिया है। अगर आप सिटीज में जाएं, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें 3 जरिया है। एक तो ई कॉमर्स कंपनी, जिनको डार्क स्टोर बनाना है, छोटा छोटा स्टोर आपके जो घर के पास, जो 10 मिनट में आपको सप्लाई दे रहे हैं। इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं, जहां पे सारा दुनिया से माल लेके आते हैं और एक जगह पे रखते हैं और फिर स्टोर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होती है। तो इस सब के लिए भी वेयरहाउस की जरूरत है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, प्रोसेसिंग गुड्स है, उसी प्रोसेस गुड को भी स्टोर करने के लिए आपको वेयरहाउस चाहिए।
अदरवाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो दोनों तरफ की जरूरत बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर एंड पे भी जरूरत है और प्रोडक्शन एंड पे भी बहुत जरूरत है। बिल्कुल, डिमांड ज़्यादा इसकी बढ़ गई है जैसा कि सर आप बता रहे हैं। ऐसे में सरकार भी लगातार वेयर हाउसिंग को बढ़ावा दे रही है और इसको लगातार बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं भी ला रही है, सब्सिडी, लोन, टैक्स बेनिफिट्स। अब निवेशकों को इन योजनाओं से कितना और कैसे फ़ायदा मिल रहा है सर, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऑन पेपर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत इजी है, सबको पहुंच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं 2 करोड़ का एक छोटे निवेशक के लिए प्रोडक्ट है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड, जो 2 करोड़ का होता है, उसमें 7 साल का मोराटोरियम भी है और 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है जो नाबार्ड देती है। तो ये एक छोटा सा स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हुए मुझे लगता है 3 साल हो गया है, 1 लाख करोड़ का, बट यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ऑन ग्राउंड लोगों के पास पहुंच नहीं पा रही है, शायद जो एनओसी प्रोसेस है उसमें नहीं हो पा रहा है, या फिर अच्छा एक डीपीआर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं वो छोटा सा बना नहीं पा रहे हैं, या बैंक और उनके बीच में प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉटलनेक है, इसीलिए पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे मैंने आप गवर्नमेंट की सारे स्कीम्स अगर देखेंगे वेयर हाउसिंग के तरफ क्या क्या स्कीम्स है, तो जैसे आपको पहले ही बताया, ऑलरेडी वेयर हाउसिंग को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बोल के। तो आज क्या है, आपको टैक्स बेनिफिट है, आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं जीएसटी इनपुट आपको माफ हो जाता है, आपको 10 साल तक आपको टैक्स नहीं भरना है। फिर आपको आज क्या है कि जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आपको सब्सिडी मिलता है, टाइम टू टाइम एफसीआई है और सीडब्ल्यूसी है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों का साइलोज और वेयर हाउसिंग के लिए टेंडर्स निकलते हैं जिसमें 9 to 10% रिटर्न्स का टेंडर्स आते हैं जो कॉन्स्टेंटली आ रही है, क्योंकि फूड ग्रेन को स्टोर करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली आप देखेंगे तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, 33 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का लोकेशन तय हो गया है और उसमें डिजिटल लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स के लिए काफी सारे इंसेंटिव्स है, जो सब्सिडी काफी सारे हैं। बट यही है कि पेपर में अच्छा लग रहा है, बट ग्राउंड में थोड़ा और भी मेहनत करना पड़ेगा मुझे लगता है, जिससे कि ये जो बेनिफिट आई है जल्दी से जल्दी सारे लोगों को पहुंच पाए। बिल्कुल। अब ऐसे में चूंकि जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है आप अगर करें तो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा इसमें हो सकता है, और आपने बताया भी कि रिटर्न इसमें 12% से भी ज़्यादा मिलता है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है, तमाम ऐसी योजनाएं भी लेकर आई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कि सरकार के बारे में आप बात भी कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा सर इस पर फोकस भी कर रही है गवर्नमेंट। अब क्या यही वजह है कि इसमें बाजार की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, या फिर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी वेयर हाउसिंग इतना तेजी से बढ़ रहा है? क्या यही एक रीज़न है या इसके अलावा भी कोई एक रीज़न है? नहीं, देखिए, मैं एक उदाहरण स्वरूप मेरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूंगा, गो ग्रीन वेयर हाउसेस। हम लोग अभी 1800-1900 वेयर हाउस चला रहे हैं, चेन चला रहे हैं। तो ये सारे वेयर हाउस हमने लीज पे लिया हुआ है, किसी ना किसी से, कोई एफपीओ से लिया है, कोई छोटे एसएमई कंपनी से लिया है, कोई इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन किया है उसी से लिया है। तो ये एक जगह पे नहीं है, पूरे 700-800 लोकेशन पे फैला हुआ है। ये सिटी में भी है, ये टायर 1 टायर 2 में भी है, हर जगह पे है। मेरे हिसाब से जो आज जो व्यवसाय बढ़ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो मैंने आपको बताया, अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो इन प्लेस है जिसके चलते रास्ता तो खुल रहा है। बट मुझे लगता है कि व्यवसाय जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है उसके हिसाब से वेयर हाउसिंग की डिमांड बढ़ते जा रही है। आज गवर्नमेंट को भी देखिए, जो आप इंटरनेशनल आज सिचुएशन देखिए, फूड सिक्योरिटी भी हमको चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी होगा तो 1 साल में पैदा करेंगे तो उसको स्टोर करके 3 साल 2 साल 3 साल का हमको बफर भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो एमएसपी आज बढ़ाते जा रहे हैं गवर्नमेंट, या आज प्राइवेट कंपनीज भी कुछ धीरे धीरे अपना प्राइस डिक्लेयर कर रहे हैं, हायर साइड में प्रोक्योर कर रहे हैं, तो उनको भी मशीन चलाना है, उनको भी मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो मेरा यही सोच है कि जो मार्केट फोर्सेस है, आज जो क्विक कॉमर्स है, आज ई कॉमर्स है, आज मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में इंडिया में जो प्रोजेक्शन है 35 बिलियन मतलब का बन जाएगा इंडस्ट्री। तो इसके लिए वेयर हाउसिंग मुझे लगता है कि इनएविटेबल रिक्वायरमेंट है, इसी के चलते आज बढ़ रहा है। दूसरा, हम लोग एक छोटा माइक्रो वेयर हाउस भी स्टार्ट किए हैं जो गांव में होता है। जो छोटे छोटे फार्मर, क्या होता है, पहले आप देखेंगे घर में जमीन बहुत होता था फैमिली में, तो वो पीछे एक जगह बनाते थे, उसमें अपना ग्रेन को स्टोर कर देते थे। आज क्या हो रहा है कि जमीन के भाव इतना हो गया कि घर छोटा हो गया है और फैमिली बड़ा हो गया है। तो आप बीच में देखे होंगे जो कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ गई, तो फार्मर पूरा घर में अपना कॉटन लगा के वो छत पे सो रहा था या फिर रोड पे सो रहा था।
तो आज क्या है, जो ये माइक्रो वेयरहाउस गांव में अगर अवेलेबल हो जाएगा तो आज एपीएमसी या 150-200 किलोमीटर वेयरहाउस गाड़ी में अब सामान लेके फार्मर को जाना नहीं पड़ेगा, तो उस गांव में ही वो स्टोर कर सकता है, उसके अगेंस्ट में फाइनेंस ले सकता है। और आज जो बिचौलिया जो हायर रेट पे उनको जो माल खरीद लेता है, वो कुछ देर वेट करके जब अच्छी रेट मार्केट में आई उसी टाइम बेच के वो और 20-30% अपना मुनाफा बढ़ा सकता है। तो ये सारे मुझे लगता है कि दोनों तरफ आपको फार्मर लेवल पे, मतलब आपके गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे और आपके शहर के लेवल पे, दोनों लेवल पे ये रिक्वायरमेंट बाजार के करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ते ही जा रही है और ये डिमांड 10 से 15 साल तक कंस्टेंटली बढ़ते ही जाएगी। बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म जो आप बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो तो इसमें है ही। 6-7 लोकेशन का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि 6-7 लोकेशन जो आपने चूज़ की हैं और उसमें माइक्रो वेयर हाउस भी आपने चूज़ किया है, सर क्या इसमें स्टेट का भी कुछ फ़र्क पड़ता है? कौन से ऐसे स्टेट्स होते हैं जिसमें वेयर हाउस सबसे ज़्यादा है या इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इन्वेस्ट करने की? देखिए, अभी अगर आपको वेयरहाउस बनाना है तो इसमें 2-3 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपकी वेयरहाउस अगर रोड और ट्रक की एक्सेस होना चाहिए या ट्रेन की रेलवे रैक पॉइंट के पास होना चाहिए, तो पहले डिमांड हो जाता है क्योंकि उसमें लॉजिस्टिक्स में काफी पैसा बचता है। दूसरा, आपके वहां पे लेबर, अगर आप ऑटोमेशन में नहीं जा रहे हैं तो लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन भी लेबर आज नहीं आते हैं तो आपके पूरे काम रुक गया, तो आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्डली, आपको जहां पे भी आपने इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि आप अगर जमीन में ही पैसा डाल देंगे तो आपके कंस्ट्रक्शन कर नहीं पाएंगे और बाद में क्या है, काफी सारे इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि आपके अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लोकेशन सही नहीं है और आपके जिसको टेनेंट आप है वो सही नहीं है, ले लीजिए कोई स्टार्टअप है या फिर कोई उसकी बिजनेस की मतलब एश्योरेंस नहीं है और बीच में कोई डिस्प्यूट करके वो निकल गया, तो आपका पूरा जो प्लानिंग है वेयर हाउसिंग की बिगड़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, बड़े रिस्क हैं जिसको आपको देखते हुए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें रिटर्न्स तो अच्छी है, इसमें कुछ इनहेरेंट रिस्क भी है, जिस रिस्क को हमको हमेशा बच के रहना पड़ेगा और इसके लिए आपको प्रोफेशनल कंसल्टेंट अवेलेबल है, स्टेट में आपके वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अवेलेबल है, तो ये लोग गाइड करेंगे कहाँ डिमांड कैसा रहा है, ये आपको गाइड करते रहेंगे। हमारे जैसे प्रोफेशनल कंपनीज हैं जो आप गाइड कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहे हैं, डिजाइन में हेल्प कर रहे हैं, आफ्टर कंस्ट्रक्शन उसको रेंट पे लेके चलाने में हेल्प कर रहे हैं। सो सारे जरिया है, बट राइट टाइम में राइट लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। जैसे क्योंकि ये एक जरूरत और क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म और सेविंग का ये जरिया है। वेयर हाउसिंग में थोड़ा सोच समझ के और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लोकेशन चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कौन सी आप लोकेशन चूज़ करते हैं उसी के आधार पर आप आगे के जो प्लान्स हैं वो तय कर सकते हैं। सर, लेकिन जिस तरह से मान लीजिए किसी ने मकान खरीद लिया, दुकान खरीद लिया, अब उसका तो जो किराया है वो एनुअली लगातार बढ़ता रहता है तय दर से, लेकिन क्या वेयर हाउस का भी किराया तय दर से बढ़ता रहता है हर साल? जी, वेयर हाउस में सबसे बढ़िया क्या है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म में ले लीजिए, कोई क्विक कॉमर्स या ई कॉमर्स कंपनी आपको 6 से 9 साल का एग्रीमेंट किया, तो इसमें दो टाइप के टर्म्स होते हैं। एवरी ईयर इंक्रीमेंट वाला भी टर्म्स हो सकता है या फिर 3 साल में एक इंक्रीमेंट वाला टर्म्स होता है। जनरली ये वेरी करता है, 5 to 7% का इंक्रीमेंट मिलता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि आपको 6 से 8 महीने का आपको एडवांस रेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल जाता है, जो जनरली आपको फ्लैट और इसमें नहीं मिलता है। तो इससे आपको वर्किंग कैपिटल जो इनिशियल स्टेज में आपको जो चाहिए वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। दूसरा, अगर आपने ले लीजिए किसी प्रोफेशनल कंपनी के साथ आपने एग्रीमेंट करके बीओटी बेसिस पे अगर आप वेयर हाउस बना रहे हैं, तो पहले से ही वो टैक्स, मेंटेनेंस और आपके जो बाकी जो छोटे छोटे एनओसी के खर्चा आता है वो भी बियर कर लेता है। तो उसमें क्या है कि आपका काफी सारे खर्चे इनिशियली बच जाती है और लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट भी एश्योर हो जाता है और रिटर्न भी आपके एश्योर हो जाता है। तो इसीलिए ये काफी आजकल के डेट में आप देखते होंगे सारे सिटीज में, आज बड़े बड़े सिटीज जो भी एनसीआर है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गया है। तो अब टायर 2, टायर 3 में जा रहे हैं सारे कंपनीज, क्योंकि थोड़ा सा उनको लग रहा है कि लैंड अवेलेबिलिटी वहां पे बढ़ते जा रहा है। तो मेरा यही गुजारिश है सारे लोगों को कि अब क्या है कि छोटे छोटे शहर और तालुका लेवल पे ये सारे जो मैन्युफैक्चरर है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है, ये आएंगे तो हमको ये बेनिफिट लेना चाहिए।
बट हमेशा देखना है जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो हम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ, प्रॉपर कंपनी के साथ हमको करना है। अदरवाइज ये बड़े इन्वेस्टमेंट है, बीच में हमको फंसने का बहुत चांसेस है। बिल्कुल, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है और साथ ही 5 से 7% का ऐसा इंक्रीमेंट है जो भी आपको जो साल भर में आपको मिलता रहेगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसका जो किराया है तय दर से कितना बढ़ता रहता है, कितना फ़ायदा आपको मिल सकता है। अमर उजाला द बोनस के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर सर बड़ी संख्या में दर्शकों के हमारे पास सवाल भी आ गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे दर्शक हैं जिनके सवाल हमने ले लिए हैं। वो हम जानते हैं, यूपी के शामली से मनोज पवार हैं। वो सर पूछ रहे हैं कि छोटे वेयर हाउस कितने साइज के होते हैं और बनाने में औसतन कितनी लागत आती है? देखिए, मैंने जैसे बताया, छोटे से छोटे वेयर हाउस अगर आपको बनाना है तो आपको 5,000 स्क्वायर फीट तक बनाना चाहिए, उससे छोटा नहीं जाना चाहिए। और आप देखेंगे उसमें अगर जनरल आप वेयर हाउसिंग अगर गांव में बनाते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज से बनाते हैं तो बहुत कम खर्चे में हो जाएगा। 600 रुपए के आजू बाजू आपका खर्चा आता है स्क्वायर फीट का, तो 25-30 लाख रुपए में बन जाएगा 5,000 से 6,000 स्क्वायर फीट का आपका छोटा वेयर हाउस। अगर थोड़ा बड़े में जाना चाहते हैं और थोड़ा मिड कमर्शियल वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, थोड़ा फैसिलिटी सीसीटीवी और फैसिलिटी के साथ, तो थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसमें 10,000 स्क्वायर फीट तक मिनिमम जाइए। उसमें मोटा मोटा खर्चा 1,000 रुपए तक आपको चला जाएगा स्क्वायर फीट में, तो 1-8 करोड़ की आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप थोड़ा हाईटेक में जा रहे हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज में जा रहे हैं या फिर थोड़ा हाईटेक में जा रहे हैं, तो मिनिमम 20,000 स्क्वायर फीट का बनाइए और उसमें थोड़ा खर्चा आपका करीबन 2,000 रुपए स्क्वायर फीट के आजू बाजू आ जाएगा। तो 4 करोड़ जैसा आपके मोटा मोटा 4 से 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी। उसमें आपकी सब्सिडी है, वो सब्सिडी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें जैसे AIF है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसमें आपको 3% के इंटरेस्ट का सबवेंशन मिलता है। अभी 14-15% का बैंक का इंटरेस्ट नहीं रहता है, आजकल 8 से 12% के अंदर मिल जाता है, 8 से 10% के अंदर भी मिल जाता है। अगर 3% आपको सब्सिडी मिल जाता है गवर्नमेंट से अंडर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो आपको मोटा मोटा आपका 5-6% पे आपको मिल जाता है। इसमें 7 साल का मोराटोरियम भी है, बीच में आप रोक भी सकते हैं EMI, जिससे आपको रिपेमेंट करने में बहुत इजी रहेगा। तो ये सारे स्कीम्स है। अब कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में नाबार्ड के ग्रामीण भंडारण योजना अभी भी एक्टिव है, जिसमें लेडीज के लिए 33% का सब्सिडी है और जेंट्स के लिए 25% का सब्सिडी है, मैक्सिमम अप टू 50 लाख रुपीस। उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं वेयर हाउसिंग के साथ, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की तरफ से एडिशनल 15 से 20% का सब्सिडी है। तो ये सब बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं, तो जैसे आप हिली एरियाज में लगाते हैं तो 80% तक आपको, मतलब 50% तक आपको सब्सिडी है, और अगर आप नॉन हिली एरिया में करते हैं तो 35% तक आपको सब्सिडी है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसी के चलते आप बना सकते हैं, तो आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, रुड़की से सुषमा पंत है। वो पूछ रही हैं, क्या महिलाएं भी वेयर हाउसिंग में कारोबार कर सकती हैं? जी, महिलाएं सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। आज जो अमूल का आप स्टोरी देखेंगे, जो अमूल का सक्सेस स्टोरी है, वो महिलाओं ने ही किया है। तो उसी तरह वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी हम लोग देख रहे हैं, जितना भी टेक्निकल जॉब है, जैसे हमारा भी जो संस्था है, उसमें आप देखेंगे 20% महिलाएं हैं जो लीडरशिप रोल पे हैं। वो टेक्निकल रोल पे हैं, कहीं पे कोई क्वालिटी एनालाइजर का रोल निभा रही है, कोई MIS का देख रही है, तो सारे महिलाएं हैं। अब दूसरा क्या है कि जो स्टैंड अप इंडिया के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो महिलाओं के लिए 1 करोड़ रुपया तक वो लोन दे रहे हैं, जिससे वो वेयर हाउसिंग में आ सकते हैं। तो उस तरह से, मतलब जिसमें विथ क्रेडिट गारंटी स्कीम है, तो जिसमें आप कल अगर फेल हो गए तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में महिलाएं क्योंकि एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, घर चलाते हैं, उनको बजट की पता चलती है, और ये क्या है, लो मार्जिन और हाई इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो इसमें महिलाएं बहुत अच्छा करेंगे। और हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ, मैं भी जो 1800-1900 वेयर हाउस की बात कर रहा हूँ हमारे संस्था की, उसमें भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ओनर्स हैं, मतलब 20-30% ओनर्स जो हैं वो लेडीज हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए नाबार्ड ने भी 33% का सब्सिडी का भी स्कीम लेडीज के लिए रखा है। तो लेडीज मतलब महिलाएं हर सेक्टर में हैं, तो वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी तेजी से आ रहे हैं।
बिल्कुल। और बहुत अच्छे से महिलाएं आगे बढ़ती हुई हर एक सेक्टर में हमें दिखाई भी दे रही हैं। और आपने बताया कि अब सरकार ने 33% का जो सब्सिडी है वो भी महिलाओं के लिए इसमें कर दिया है। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो वेयर हाउस से जुड़े कई रोचक आंकड़े आपके लिए लेकर आए हैं। थैंक यू अंजलि। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री जो है वो देश में काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है, खास तौर पर ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उनके आने के बाद। तो अगर आप भी इस ग्रोइंग इंडस्ट्री का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वेयर हाउस बनाने के साथ ही, तो आपको ये जानना पहले ज़रूरी है कि ऐसे कौन से मानक है या फिर ऐसे कौन से किस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी लागत उसमें आएगी और कैसे आप उसमें कमाई कर सकते हैं। तो एक एक करके कुछ कैलकुलेशंस के लिहाज से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कितनी लागत और कितनी कमाई आप इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर लागत जो रहेगी वो 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के लिहाज से रहेगी, और अगर 5000 स्क्वायर फीट का अगर आप वेयर हाउस बनाना चाहते हैं तो आपकी जो निर्माण लागत रहेगी वो 50 लाख रुपए रहेगी। वहीं अगर मासिक किराया यहाँ पर अगर हम लोग मान के चलें कि 15 रुपये स्क्वायर फीट के लिहाज से है, तो आपको मासिक किराया 5000 स्क्वायर फीट के वेयर हाउस पे 75,000 रुपये का किराया आपको मिल सकता है। वहीं अगर 10,000 स्क्वायर फीट का अगर आप वेयर हाउस बनाना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाने होंगे, जो कुल लागत इसकी लगेगी। यहाँ से आप 1.5 लाख रुपए मासिक किराया कमा सकते हैं। उसके बाद अगर 20,000 स्क्वायर फीट का अगर आप वेयर हाउस बनवाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 करोड़ रुपए लगाने होंगे कुल, जो कि हम लोगों ने जैसे बताया कि 1000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जो लागत लगेगी इसकी। इसमें आपको 3 लाख रुपए मासिक किराया की, यानी कि जो मंथली है 3 लाख रुपए आप किराया जो है वो इस तरह से इससे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। 30,000 स्क्वायर फीट का अगर आप साइज देख के चलते हैं वेयर हाउस के लिए, तो यहाँ पर आपको 3 करोड़ रुपए की निर्माण लागत लगेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.5 लाख रुपए पर मंथ आप इससे कमा सकते हैं किराया। वहीं 40,000 स्क्वायर फीट की अगर बात करें तो 4 करोड़ रुपए का आपका यहाँ पर निर्माण जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगी वो 4 करोड़ रुपए की लगेगी, और यहाँ से आप 6 लाख रुपए किराया कमा सकते हैं। और एक आइडिया और लास्ट में हम देते हैं, यानी कि 50,000 स्क्वायर फीट का अगर आप वेयर हाउस बनवाते हैं तो यहाँ पर 5 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर लगेगी, और 7.5 लाख रुपए आप किराया इससे कमा सकते हैं। ये एक एस्टिमेट है, ये इसमें भी थोड़ा सा उच्च, जब आप फाइनली जब उसमें करेंगे तो उसमें आइडिया थोड़ा सा अलग हो सकता है, उसके एवरेज कॉस्टिंग और जो किराया होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पर बना रहे हैं, क्या लोकेशन उसकी है। अब ये समझते हैं कि वेयर हाउस की जो एक्चुअली सिचुएशन है वो क्या अभी फिलहाल चल रही है। तो यहाँ पर एक एक करके उसके पॉइंटर्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। तो निर्माण की कुल लागत ज़मीन की लोकेशन पर, कीमत पर निर्भर करती है, यानी कि जो ज़मीन जितनी प्राइम होगी उतना ज़्यादा आपको एक तरह से उसकी लागत लगेगी। वहीं अगर जितना रूरल एरियाज़ में जाएंगे या फिर जितना सेमी अर्बन एरियाज़ में आप जाएंगे तो वहाँ पर लागत थोड़ी सी आपकी जो होगी वो कम आएगी। निर्माण की औसत लागत गांवों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बड़े शहरों के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, यानी कि जैसे हम लोगों ने बताया कि रूरल और सेमी अर्बन जो शहर होंगे वहाँ पर आपको थोड़ी कम लागत लगेगी कंपेयर टू अगर बड़े शहरों में अगर आप चाहेंगे तो। निर्माण की औसत लागत जो होगी वो 1000 से लेकर 1500 रुपए स्क्वायर फीट तक पड़ सकती है, ये भी आप ध्यान रखें। वहीं मासिक किराया जो होगा वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर फैसिलिटी आप वहाँ पर क्या मिल रही है और डिमांड वहाँ पर कैसी है, उसके लिहाज से ही 15 रुपए से लेकर 25 रुपए स्क्वायर फीट तक का जो मासिक किराया है वो पॉसिबल हो सकता है। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि 2025 के अंत तक ग्रामीण वेयर हाउसिंग मार्केट जो है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, यानी कि जो ग्रामीण इलाकों में जो वेयर हाउसिंग बनेंगे उसका जो मार्केट होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और 1.5 लाख करोड़ रुपए तक इसका जो साइज है वो बढ़ने वाला है। तो ये है कुल मिला के वेयर हाउसिंग की पूरी एक तरह से जो आंकड़े हम लोगों ने पेश किए, और लास्ट में जो बताया कि अभी स्टेटस क्या चल रहा है जब आप जाएंगे वेयर हाउस बनवाने के लिए, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब यहाँ पर आपको एक एक करके हम लोगों ने समझाया है। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बता दिया कि वेयर हाउस की आज के समय में क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो कितना फ़ायदा इससे हो सकता है। इसके अलावा आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं इससे जुड़े हुए तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको पूछना कैसे है वो जान लीजिए। देखिए, आपको प्रॉप लिखना है, चूँकि प्रॉपर्टी का ये शॉर्ट फॉर्म है प्रॉप, और उसके बाद आप जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो एक बार फिर से गेस्ट के पास लौटते हैं। सर, हम बात कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया कुछ रिस्क फैक्टर भी इसमें होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को इन्वेस्ट इसमें करना है तो क्या उन रिस्क फैक्टर को देखकर क्या निवेश करना सही है, सेफ है? जी, मैं बोला कि हर एक बिजनेस में आपको आज म्यूचुअल फंड है, चाहे स्टॉक मार्केट है या रियल एस्टेट है, आपको पता है कि रिस्क पहले देखा जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो
ये रिस्क प्राइम होता है। तो जैसे मैंने बताया पहले, लोकेशन है, लोकेशन रिस्क। हमने देखा है बहुत सारे वेयर हाउसेस अंडर यूटिलाइज होकर रह जाती है, क्योंकि आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपने प्रॉपर लोकेशन सिलेक्ट नहीं किया तो कल को प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी रिस्क जो है कंप्लायंस रिस्क है। आप कहीं पे भी आप ले रहे हैं तो प्रॉपर आपको एनओसी की जरूरत होती है। जैसे फायर की एनओसी है, आपकी लैंड की परमिशन है, एनए करने में लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने की परमिशन, ये सारे जो बेसिक्स कंप्लायंस है इसको आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप कंस्ट्रक्शन कर दिया तो कल को अगर आप यूज नहीं कर पाएंगे या गवर्नमेंट की कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी जो मैंने आपको बताया कि कभी भी आप वेयर हाउस कर रहे हैं तो जनरली आप ट्राई करिए कि अगर आपकी पॉसिबिलिटी है और आपके पास जमीन है या आप जमीन खरीद पा रहे हैं तो इधर आप इंडस्ट्रियल एरिया के पास, रोड की नजदीक या रेलवे रैक पॉइंट के नजदीक करें तो तो आपको ज्यादा माइलेज मिलेगी, क्योंकि वो कस्टमर और कंज्यूमर पॉइंट से वो पास होती है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचती है। तो पहला प्रेफरेंस वही होता है। और रूरल एरिया में आप जाएंगे तो जनरली एपीएमसी, जो आज भी स्टेट के अंदर एपीएमसी में ही पूरे मटेरियल आती है ग्रेन्स, तो एपीएमसी के नजदीक 15-20 किलोमीटर के रेडियस में मिले तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप दूर जा सकते हैं। तो ये तीसरा चीज है। तो आप गवर्नमेंट की जितना भी कंप्लायंस है आपके वेयर हाउस की, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। चौथा, जब भी आप कोई बड़े कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं तो कंपनी के बारे में पूछताछ करके करिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं और बहुत सारे फ्रॉड भी करके चले जाते हैं बड़ी कंपनी बोल के। तो आपको थोड़ा ग्राउंड वर्क करके उसके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टर्म्स को प्रॉपर नोटराइज करके या रजिस्टर्ड करके करिए, जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट कल को प्रॉब्लम ना आए। और आपको जैसे मैंने बताया, इसकी रेंट पक्का करना बहुत जरूरी है, इसकी लॉक इन पीरियड पक्का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट वो कर लेंगे 10 साल 11 साल का, बट उसमें आपको लॉक इन नहीं देंगे तो बीच में आपको छोड़ के जा सकते हैं, तो आप लीगली फाइट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर लॉक इन आपके होना जरूरी है। और आपको जो एस्केलेशन है, जो आपको रेंट जो बढ़ाना है हर साल 5 से 7% जो बढ़ाना है, वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना बहुत जरूरी है। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, बट ये रिस्क में काफी लोग फंस जाते हैं, जिससे चलते प्रॉब्लम आती है। अब तो ये हमको ध्यान देना है, जिससे कि आगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न्स कंटिन्यूअसली मिलते रहे। बिल्कुल, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ रिस्क फैक्टर जो हैं वो सर ने बताए हैं, बस इनसे आप बच लीजिए और उसके बाद आप सेफ इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। सर 33 से 35% महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, इसका लगातार जिक्र होता रहा है, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर इसका फ़ायदा सही तरह से मिल सकता है? इसका पूरा प्रोसेस क्या है? क्या ये उतना ही आसान है जितना हमें बताया जाता है? देखिए, ये काफी दिनों से चल रहा है। ऐसे अभी बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे मध्य प्रदेश हो गया या राजस्थान हो गया, ऐसे बहुत से स्टेट में ये स्कीम बंद भी हो गया है, क्योंकि वहां पे ओवर कैपेसिटी, जैसे आप देखेंगे एग्री वेयर हाउसिंग में ये आया था ग्रामीण भंडारण योजना के स्कीम में, तो गवर्नमेंट ने देखा था कि जहां जहां मतलब वेयर हाउस कम है तो वहां पे कंस्ट्रक्शन कैसे बढ़ेगा, इसीलिए ये स्कीम दिया था। कुछ स्टेट्स में अभी भी चल रहा है जहां पे मतलब जो कैपेसिटी के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेयर हाउस नहीं बना है। तो ये स्कीम से फायदा तो उठा है। आज देखेंगे कि आप 330 मिलियन मेट्रिक टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो गया है इंडिया में, बट आप मोटा मोटा देखेंगे तो 130-140 मिलियन मेट्रिक टन का आपका वेयर हाउस है गाँव में, रूरल एरिया में, जो एस्टिमेशन लेटेस्ट एस्टिमेशन है। अब पूरे ग्रेन को अगर हम सरप्लस को भी निकाल देते हैं तो एटलीस्ट हमको 280-290 मिलियन मेट्रिक टन का स्पेस चाहिए। तो ह्यूज रिक्वायरमेंट अभी भी है। तो मुझे लगता है कुछ स्टेट्स में जहां पे बंद भी हुआ है, मेरा मतलब रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट को कि ये चालू रखना चाहिए, क्योंकि वेयर हाउसिंग की जरूरत अभी भी है। बिल्कुल। तो जैसे एमपी में बोल रहे हैं कि ओवर कैपेसिटी हो गया है, क्योंकि वहां पे एमएसपी प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा था, तो हर साल गवर्नमेंट को वेयर हाउस लेना पड़ता था। राजस्थान में ओवर कैपेसिटी हो गया है, क्योंकि वहां पे मल्टीपल बिजनेसेस है और मल्टीपल कमोडिटीज है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अभी ये चालू रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत कैपेसिटी चाहिए, ऑलमोस्ट हाफ कैपेसिटी हो गया है, अभी डबल कैपेसिटी चाहिए इंडिया में। बिल्कुल, लेकिन सर जैसा कि आपने जिक्र कर रहे हैं ओवर कैपेसिटी होने की वजह से, लेकिन क्या ऐसे में अगर इन सब की वजह से अगर किसी को रोज़गार मिलता है वो तो हेल्पफुल रहेगा, क्या रोज़गार मिलने की वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है? अब छोटे वेयर हाउस की अगर हम बात करें तो किस तरह नौकरी को ये बढ़ावा देते हैं?
सर देखिए मैडम, अभी अभी हम जो वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 1800-1900 जो वेयर हाउस है, कम से कम 2500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। हम लोग सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं। तो आप छोटा सा भी एक वेयर हाउस पकड़ते हैं, 10,000 से 20,000 स्क्वायर फीट का अगर आप वेयर हाउस देखेंगे तो मिनिमम उसमें 12 से 15 लोग इन्वेस्ट मतलब मिनिमम रेगुलर जॉब में आ जाते हैं, जिसमें आप हेल्पर हो गया, उसमें ट्रक ड्राइवर हो गया, उसमें सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, क्वालिटी एसएआर हो गया, इस तरह के काफी लोग, वहां पे हाउसकीपर हो गया, इन लोगों को जॉब मिल जाती है। अब डायरेक्टली तो ये लोग वेयरहाउस में काम करते हैं, इनडायरेक्टली आप देखेंगे वहां पे जैसे ट्रक्स आती है, 100 ट्रक्स, 1000 ट्रक्स, तो बगल में कोई कैंटीन बन जाती है, तो किसी को वहां पे होटल, छोटा सा रेस्टोरेंट, होटल खोलने का मौका मिल जाता है, किसी को गाड़ी क्लीन करने का वहां पे गैरेज का फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये खाली वेयरहाउस में डायरेक्ट एम्प्लॉय की बात नहीं है, ये एक इकोसिस्टम डेवलप करता है, जिससे काफी लोगों को, जैसे आज सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा के लिए टेक्नीशियंस चाहिए, इसमें आपको इंटरनेट चाहिए, इसमें मॉनिटरिंग के लिए आपको एआईएमएल बेस्ड आपको मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये सारे लोग एक इकोसिस्टम्स में आना पड़ता है। तो इसमें खाली ये नहीं है कि एक वेयरहाउस बन गया तो एक सुपरवाइजर या मैनेजर चला लेंगे, इसमें काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और मेरे हिसाब से जितने वेयरहाउसेस बनते जाएंगे, एटलीस्ट आप 10 से 20,000 स्क्वायर फीट में आप पकड़ सकते हैं, से 15 से 20 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो उस तरह से ये बढ़ सकता है। बिल्कुल। और एमपी का और आपने राजस्थान का भी जिक्र किया, हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट इस समय जो है, उससे लोगों को जो रोजगार है वो मिल सके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। सर एक और कॉलर, उनका सवाल हमारे पास आ गया है, सूरत से है सर दिलीप सिंह। वो पूछ रहे हैं कि वेयर हाउस उन्होंने अगर शुरू किया और मान लीजिए किसी कारणवश अगर वो खाली रह जाए, तो सर फिर क्या करें? देखिए, मैंने पहले से ही यही रिस्क की बात कर रहा था। तो आपको जब भी आप वेयर हाउस बना रहे हैं, तो किसी के साथ एटलीस्ट 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए, वो सबसे बढ़िया है। बाकी ले लीजिए, आपने फंस गए हैं, आपने वेयर हाउस बनाया है और आपकी वेयर हाउस नहीं चल रहा है, तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि आपने थोड़ा सा रेट डाउन करके आप कोई मटेरियल वहां पे स्टोर कर सकते हैं। कोई बड़ी कंपनी या एग्रीकल्चरल वेयरहाउसिंग कंपनी आजू बाजू में काम कर रहे हैं, तो उनको एक पार्टली आप ले लीजिए, 10,000 स्क्वायर फीट है, आपके 5,000 स्क्वायर फीट है, तो पूरा का पूरा नहीं भर पा रहा है, उसमें सामान नहीं मिल पा रहा है, तो आप पार्टली उसको रेंट आउट कर सकते हैं। उसमें आप बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप इसको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे, जैसे गोदाम वाले टाइप के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनमें इसको रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे अपना गो ग्रीन का भी प्लेटफॉर्म है, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो बहुत सारे आपको टेनेंट मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो ये सारे चीजें हैं। और आप लोकल लेवल पे ले लीजिए, कोई छोटा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है या कोल्ड स्टोरेज यूनिट है, उनको भी कुछ ना कुछ, किसी को बारदान का स्टोरेज करना पड़ता है, किसी को कमोडिटी का स्टोरेज करना पड़ता है, किसी को टाइल्स का स्टोरेज करना पड़ता है। तो आजू बाजू में आपको खोजना पड़ेगा और यूटिलाइजेशन निकालना पड़ेगा जब तक नया सीजन नहीं आता। नए सीजन में नई कमोडिटी आएगी, तब तो आपको पूरा वेयरहाउस यूटिलाइज हो जाएगी, या फिर कोई आपको लॉन्ग टर्म कोई टेनेंट मिल जाता है, तब तो यूटिलाइज हो जाएगी। तब तक आपको एटलीस्ट आपके जो मिनिमम जो रिटर्न्स है वो इंश्योर करने के लिए आपको ये छोटे छोटे पीस पे आपको इसको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर अगर कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, उसमें रिस्क तो थोड़ा सा जरूर रहता ही है, और उसी को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सर प्राइवेट सेक्टर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स, बड़े कॉर्पोरेट हाउस इस सेक्टर में काफ़ी तेजी से आ रहे हैं, तो क्या इसमें जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बराबर का मौका है? क्या उनके लिए भी फायदा हो सकता है? देखिए, छोटे इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर में ये फर्क है कि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, इनके पास मैन पावर ज्यादा रहता है, तो ये फटाफट सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं। और वेयरहाउस बनाने में बहुत प्री फैब उन्होंने ऑर्डर कर दिया, जमीन ले लिया, एक टीम जाके फटाफट एनओसी करवा के लाया, तो इनको क्या है, फटाफट वेयरहाउस बना लेते हैं और चेन बनाने में बहुत ईजी होता है। छोटे इन्वेस्टर को प्रॉब्लम ये होती है कि आज वो हर एक दफ्तर में जाना है, उसको एनओसी लेना है, परमिशन लेना है, तो उसमें कहीं से 3 से 6 महीना उसको लग जाता है सारे प्रोसेस करने में। तो बट अभी क्या है, जैसे बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं जो प्री फैब आपको वेयरहाउस दे रहे हैं, जो आप 10 फीट का वॉल खड़ा करिए, आप नॉट बोल्ट टाइट कर दीजिए, आपके वेयरहाउस 3 महीने में खड़ा हो जाता है, तो आपकी रेंटल इनकम शुरू हो जाती है। तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए मेरा यही मतलब छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी मौका है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर हर जगह पे जाके जमीन खरीद के वेयरहाउस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो और मैक्सिमम बड़े इन्वेस्टर, बड़े कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं कि वो रिस्क को जनरली
जो रेंटल रिस्क है वो कहीं ना कहीं वेयर हाउस ओनर के तरफ ही रखते हैं। तो मुझे लगता है दोनों को चांस है, बट थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक महीना इसकी वैल्यू बढ़ रही है, जमीन की वैल्यू बढ़ रही है, वेयर हाउस की वैल्यू बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। बिल्कुल। और सर, आने वाले 5 से 10 सालों में आप वेयर हाउसिंग सेक्टर को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आपने बताया कि खुद आप 2500 ऐसे लोग हैं जिनको आपने रोजगार भी दिया है, आपके यहाँ पर काम भी कर रहे हैं और शायद इससे ज़्यादा ही होंगे। तो ऐसे में निवेशकों को इससे किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है? ग्रोथ कहाँ है सर 5 से 10 साल में? देखिए, इसमें बेसिक आप देखेंगे आज के दिल में जो क्विक कॉमर्स है, आज लेबर की शॉर्टेज है, पूरे इंडिया में आपके लेबर की शॉर्टेज है। तो कहीं ना कहीं हम ऑटोमेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि लेबर मिलेंगे नहीं। और ऑटोमेशन में जाना है तो 2 टाइप के वेयर हाउसिंग सेक्टर बनेंगे। एक तो आप जो रैक जो अगर आप कंज्यूमर साइड पे जाएंगे, सिटीज में जाएंगे, तो जो रैकिंग सिस्टम है, जो ग्रेड ए ग्रेड बी वेयर हाउस हम बोलते हैं, जिसमें हाइट बहुत बड़ा होता है ताकि हम वर्टिकल स्पेस को हाई यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, जिसमें हम रोबोट्स और ऑटोमेटेड मशीन्स के थ्रू, स्टेकर्स के थ्रू हम माल रखते हैं और हैंडलिंग करते हैं। इसकी डिमांड बढ़ते जाएगी, क्योंकि लेबर की कमी के कारण ये है डिमांड। सिमिलरली अगर आप रूरल सेक्टर में जाएंगे तो प्लेन वेनिला वेयर हाउसिंग का डिमांड थोड़ा कम हो सकता है और साइलोज की डिमांड और ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि अब साइलो देखेंगे तो 1/10 लैंड पे हो जाता है। जहां पे आपको जमीन 1/10 लगता है तो आपके वहां पे भी कॉस्ट बच जाती है और सारे ऑपरेशन ऑटोमेटेड है। आपको कुछ लेबर की 1 या 2 आपके अगर परमानेंट स्टाफ हैं तो वो 12,000 13,000 टन का काम कर सकते हैं। तो आपको लेबर की कमी वहां पे हो सकता है। तो मुझे यही दिखता है आगे ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन और ऑटोमेशन के तरफ जाएंगे वेयर हाउसिंग में, तो इसी के तरफ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके चलते आप टेक्नोलॉजी साइड में अगर हैं, आपका अगर सबसे बड़ा जो इसमें है रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि बड़े पैमाने पे सामान और जो ग्रेन्स को मैनेज करना पड़ता है, तो इनवर्ड और आउटवर्ड में काफी सारे प्रॉब्लम्स होती है। वेब्रिज में काफी सारे मैनिपुलेशन होती है, वेयर हाउस के अंदर काफी सारे मैनिपुलेशन होती है, क्वालिटी एनालिसिस के अंदर काफी सारे मैनिपुलेशन होती है। तो ये अगर आप ऑटोमेटेड सिस्टम AIML और IoT डिवाइसेस इंस्टॉल करके अगर आपने ऑटोमेटेड सिस्टम बैठा पाएंगे तो ये स्मार्ट वेयर हाउसिंग की तरफ जाएगा और आपको आगे मुझे लगता है यही सेक्टर है जो ग्रोथ करते जाएगी। बिल्कुल। और सर, मान लीजिए हमारा ये प्रोग्राम देखने के बाद किसी ने वेयर हाउस में इन्वेस्ट करने की अगर प्लानिंग कर ली, तो कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए और ख़ास तौर पर ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो वो भी उनको ध्यान में रखने चाहिए, वो हमें बताइए। मैंने जैसे बताया, पहला जो फैक्टर है, आपको लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉपर लोकेशन लीजिए और लोकेशंस में कोई लिटिगेशन ना हो, वो पूरा देख लीजिए, आगे पीछे कौन थे क्या थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है उसी में फंसे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका यूटिलाइजेशन कैसे रहेगा। आपके पास कोई परमानेंट मतलब परमानेंट कोई BOT बेस पे कर रहे हैं, किसी के पास एग्रीमेंट है, वो देख लीजिए और सारे एग्रीमेंट टर्म्स को प्रॉपर्ली पढ़िए। अच्छा एक CA या प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर करिए, उसी से आप एग्रीमेंट को प्रॉपर्ली वेटेड करके फिर आगे बढ़िए। ये सेकंड चीज है। थर्ड चीज ये है कि आप छोटे वेयर हाउस से ज्यादा अगर आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का विकल्प है तो बड़े वेयर हाउस में जाइए, जिसमें कल ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, तो आगे ये डिमांड बनते रहेगी। तो ये 3 चीजों पे आप ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि वेयर हाउस की रिटर्न्स आपको बढ़ते जाएगी। नॉर्मल आपके प्लाट या कमर्शियल प्रॉपर्टी से मल्टीपल गुना आपको रिटर्न्स वेयर हाउस से मिलते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लोकेशन पर खास तौर पर आपको ध्यान देना है और शुरू से हम लोकेशन का ही जिक्र कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसी लोकेशन पर आपने वेयर हाउस खरीद लिया जहां से आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, इसलिए आपको लोकेशन बहुत सही तरीके से चूज़ करनी है। यूटिलाइजेशन एग्रीमेंट आपको पढ़ना है, किसी CA की आप हेल्प ले सकते हैं उस समय। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपको पूरी बेहतर तरीके से करनी है। इसके अलावा छोटे वेयर हाउस की जगह बड़े वेयर हाउस का रुख कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट है या आपको जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो अगर आप वेयर हाउस में इस तरीके से निवेश करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो आप देख सकते हैं और इसके अलावा भी देखिए बहुत सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। लोकेशन का आप सही तरीके से
चूज कर सकते हैं। आज हमने इस में जाना कि कैसे वेयर हाउसिंग किसानों की फसल की सुरक्षा से लेकर रोजगार और निवेश तक सबको बढ़ावा देती है। सबका समाधान भी इससे बन रहा है। सरकार की योजनाएं और बढ़ती मांग इसे प्रॉपर्टी निवेश का नया और सुरक्षित विकल्प भी बना रही है, जो कि इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। अगले हफ्ते प्रॉपर्टी जंक्शन में फिर मिलेंगे एक और नए विषय और निवेश के अवसर के साथ। देखते रहिए अमर उजाला का बोनस।